गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग कॉलिजन्स देख रहे थे, राइट? कॉलिजन्स देख रहे थे और कॉलिजन में हम लोग ने काफी टाइप्स वगैरह देख लिया। ओबेलिक कॉलिजन देख लिया, इलास्टिक और सारे टाइप्स जो इलास्टिक, नॉन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें देख ली। पर लास्ट क्वेश्चन मुझे याद है कि हम लोग ने आपको हमने एक क्वेश्चन दिया था, बोला था कि एक सरफेस है, राइट? और इस सरफेस पे 4 बॉल्स ऐसे रखे हुए, ठीक, जिनको मैंने बोल दिया था ए बी सी और डी। अब इनका मोशन जो है, एक ये वाला इस डायरेक्शन में और ये वाला इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, राइट? तो ये सरफेस कैसा है? ये सरफेस है फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस, ओके। और ये सारे आइडेंटिकल बॉल्स है, आइडेंटिकल बॉल्स है, यानी कि सबका मास क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? अब जब ये बोल दिया गया कि ए और डी जो है सेम डायरेक्शन में, स्पीड में, सेम स्पीड में, एक्चुअली ए और डी सेम स्पीड में मूव कर रहे हैं, सेम स्पीड यानी कि यू, ठीक है? कहाँ? मिडल में। सोच लो कि इसका मिडल यहाँ पर है, तो ये जो ए है और डी है, दोनों क्या है? मिडल में ही मूव कर रहे हैं, मिडल की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है? क्लियर है ना? तो अब मुझे और ये भी बोल दिया गया है कि यहाँ पर क्या है कि इलास्टिक कोलिजन को ही अटेम्प्ट करना है, कोलिजन हो रहा है यही सोचना है। यहाँ सारी चीजें दी गई हैं, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटीज क्या होगा? ये था हमारा क्वेश्चन, राइट? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, बताओ। देखो, पहली चीज तो हम ये कहेंगे कि ए और डी मूव कर रहा है, तो ए एंड डी जब मूव करेगा तो क्या होगा? सारी चीजें इलास्टिक कोलिजन है, तो ये करेंगे इलास्टिकली कोलिजन। किसके साथ करेंगे? कोलाइड करेंगे इलास्टिकली। किसके साथ करेंगे? बी एंड सी के साथ, ठीक है? बी और सी के साथ कोलाइड करेंगे। अब इसका डायग्राम कैसा बना? एक ये, एक इन दोनों के साथ कोलाइड किया, ए और बी। साथ में यहाँ पे सी और डी भी आपस में कोलाइड, लेकिन दोनों को मूव करना है कहाँ पे? सेंटर की तरफ। तो यू और यू सोच को दोनों सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं। क्लियर है ना? अब जब ये एक दूसरे पर कोलाइड करेंगे तो क्या होगा? ये रेस्ट पे आ जाएगा, बट ये बी और सी उसके बाद मूव करने लगे। मतलब ये जब दोनों कोलाइड कर लेंगे तो ए एंड डी कम्स टू रेस्ट, बट योर दिस ए और डी आगे, और बी एंड सी जो होंगे वो क्या करेंगे? नाउ मूव। कहाँ पे मूव करेंगे? सेंटर की तरफ, ठीक है? या बोल दो टुवर्ड्स ईच अदर। इज इट ओके? जब ऐसी सिचुएशन आ गई, अब ये कोलाइड करेगा, अब बी सी आपस में कोलाइड करेगा और अपने वेलोसिटीज को एक्सचेंज करेगा। नाउ क्या होगा? चेंजिंग द कलर। नाउ बी एंड सी will collide and exchange their velocities. ये हम लोग ऐसा एग्जाम्पल पहले भी देख चुके हैं, एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। क्लियर है? अब क्या होगा बताओ, क्या होगा? दोनों ने वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लिया, अब फिर टकराएंगे। ऑब्वियस सी बात है, दोनों टकराएंगे और वापस एक दूसरे से जूझ जाएंगे ना। मतलब ये तो रेस्ट पर आ गया ए, और यहाँ पर इसका डी, ए और डी दोनों रेस्ट पे आ गए, लेकिन ये आपस में टकराए, बी और सी आपस में टकराए। बी और सी जब आपस में टकराए तो टकराने के बाद ये दोनों वापस दूर जाएंगे, तो दोनों यू वेलोसिटी से दूर जा गए, ठीक है? अब ये दोनों भी क्या, कैसे टकराएंगे? ये भी इलास्टिकली कोलाइड करेंगे, और अब जब टकरा के वापस इधर जाएंगे तो भी इनका कोलिजन इलास्टिक होगा, और ए और डी स्टार्ट मूव करेगा ईच अदर, ठीक है? टकरा के वापस जब इधर जाएंगे तो ए से ये कोलाइड करेगा बी, और सी से कोलाइड करेगा डी, और ये कोलिजन कैसा होगा? इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा, और ए एंड डी जो होगा मूव करेगा। समझ लो, जैसे टकरा रहे हैं दूर जा रहे हैं, टकरा रहे हैं, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है? अवे फ्रॉम ईच अदर।
इतना क्लियर है ना? क्लियर है। तो फाइनल वेलोसिटीज क्या हो जाएंगे इनके? देयरफॉर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएंगे? जो वी ए होगा वो क्या करेगा? अब वी ए मूव कर रहा है ना इस डायरेक्शन में, यू में ही होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? इस डायरेक्शन में होगी। वी बी क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा रेस्ट पे अपने। वी सी भी वापस आ जाएगा अपने रेस्ट पे। और वी डी जो होगा वो यू वेलोसिटी से मूव करेगा, जो कि ऑपोजिट ये किसके? वी ए के। क्लियर है? इतना कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोग ने ऑब्लिक कॉलिजन नहीं डिस्कस किया था, कोई बात नहीं, कर लेते हैं अभी। कॉलिजन जो हो रहा है वो किस टाइप का हो रहा है? ऑब्लिक। ऑब्लिक यानी हम 2 डायमेंशन में इसको देख रहे हैं, 2D में हम इसको देखना चाह रहे हैं। क्लियर है? अब जब हम इसको 2D में देखना चाह रहे हैं तो पहले सोचो कि कोई आ रहा है दूसरे दूसरे डायरेक्शन से, दूसरे डायरेक्शन से, और वो टकरा भी रहा है, वो टकरा भी रहा है, और पर वो जो टकरा के जो जा रहा है वो एक अलग डायरेक्शन है। मतलब यहाँ पर तुम्हें एंगल्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर तुम्हें क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? एंगल्स को। मतलब अगर हम ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये अब ये सोच लो कि ऐसे टकरा के जा रहा है, दो बॉल सिमेट्रिकल मान लो, ऐसे ही टकरा के जा रहा है। ये तो इनिशियल पॉइंट पर सोच लो कोई एंगल होगा, चलो इट्स ओके। पर जब वो जाग टकरा के मूव भी कर लिया ना, तो भी वो एक एंगल बना के ही मूव कर रहा है। यहाँ पे एंगल्स सारे के सारे जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। 1 2 3 4, हम लोग 4 एंगल से यहाँ पर देखेंगे। सिंपल सा लॉजिक यही है। क्लियर? सिंपल सा लॉजिक यही है कि यहाँ पर एंगल्स काम आएंगे, और एंगल्स आर ऑलवेज डिफरेंट। तो ऑब्लिक में क्या करेंगे हम? बोलो। मान ले, अब यहाँ पे हमने आपको पहले भी बताया था कि कॉमन नॉर्मल दो चीजें होती हैं, कॉमन नॉर्मल एंड कॉमन टेंजेंट, राइट? आई थिंक डिस्कस्ड। अगर डिस्कस किया है, अरे हाँ डिस्कस किया, मुझे याद है। ऐसे कैसे बोल देते हो? ऐसे वाला सिचुएशन, एक कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट के अलावा कुछ नहीं चेंज होता है, जबकि नॉर्मल के अलावा चेंज होता है। एंड मोमेंटम वगैरह वेलोसिटीज इसी डायरेक्शन में ही चेंज होती है, तो इनके डायरेक्शन को ही लेते हैं, किसके? कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन। ये तुम्हारा कॉमन टेंजेंट हो गया, ये कॉमन नॉर्मल। कैसे नहीं याद रहता? एक बार भी रिविजन नहीं करना है। ओके, सो अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक इक्वल और ऑपोजिट, ठीक है, इक्वल और ऑपोजिट एक इम्पैक्ट हुआ है, कहाँ पर? कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में ही होगा जितनी भी चीजें होंगी। तो लीनियर मोमेंटम जो होगा हर एक पार्टिकल का, क्या वो चेंज होगा अलोंग द कॉमन नॉर्मल? नहीं। क्लियर है? मैं कह रही हूँ कि मेरे पास कोई पेयर है जो कि आपस में कोलाइड कर रहा है, ठीक है, a pair of equal and opposite, ठीक है, इक्वल और ऑपोजिट इम्पैक्ट कहाँ पर एक्ट कर रहा है? एक्ट अलोंग आपके कॉमन नॉर्मल। जब वो कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन पर एक्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, वो क्या हो जाएगा पार्टिकल्स का? पता? चेंज नहीं होगा। डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज। कहाँ पर? अलोंग कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है? अब अगर मान लो कि जो कोलाइडिंग बॉडी है उसका मास कांस्टेंट रह गया, ठीक है, अब कांस्टेंट रह गया तो हम कहेंगे लीनियर मोमेंटम हर एक पार्टिकल का क्या चेंज होगा? पता? टेल मी। तो दूसरी चीज हम कहेंगे, देखो क्या होता है कि हमने बोल दिया कि इक्वल एंड ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ रहा है, कहाँ पर दे रहे हैं? एक कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन पर।
तो लीनियर मोमेंटम उस डायरेक्शन यानी कि कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में चेंज नहीं होगी। लेकिन मान लो अगर ऐसा सिचुएशन हुआ कि जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स है उसकी मास कांस्टेंट है, कोलाइडिंग जो पार्टिकल्स हैं उसकी मास, कब? ड्यूरिंग कॉलिजन, ड्यूरिंग कॉलिजन, ठीक है। ड्यूरिंग कॉलिजन में अगर ये सेम रह गई या अनचेंज्ड हो गया, सेम या अनचेंज्ड हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट रखने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा। दैट मीन्स कि कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, क्या चेंज हुआ है? क्या चेंज हुआ है? लीनियर वेलोसिटी चेंज हुई है, ठीक है। क्या हुआ? चेंज लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी हुई है चेंज। किस? चेंजेस इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। क्लियर है? अगर चेंज नहीं हुआ है, देखो उसको लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स को इस डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, कॉलिजन के ड्यूरिंग मास भी चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या चेंज हुआ? लीनियर वेलोसिटी चेंज हुई। ओके, तो अब हम क्या लेंगे? अब मान लो कि ये जो इम्पल्स है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इम्पल्स बोलेंगे कि जो ये कोई भी इम्पल्स का कंपोनेंट, ठीक है। इम्पल्स क्या था? हम लोगों ने देखा था टाइम के रेस्पेक्ट वाला, ठीक है। तो ये जो अब सीटी डायरेक्शन, अब तक तो हम लोगों ने सीएन के डायरेक्शन के बारे में बात की, अब हम सीटी के डायरेक्शन में बात करें, ठीक है। अब तक इसके बारे में बात करें ना। सीटी डायरेक्शन क्या कहेगा कि कोई भी इम्पल्स का कंपोनेंट, नो कंपोनेंट, नो कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स, ठीक है, चेंज अलोंग दिस डायरेक्शन, चेंज अलोंग दिस डायरेक्शन। सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप ध्यान में रखो, तो देखना क्वेश्चंस जो होंगे इसके इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि ये जो आपका लीनियर मोमेंटम हुआ या लीनियर वेलोसिटी हुई, ये क्या होगा? हर एक पार्टिकल्स का क्या हो जाएगा बताइए? हर एक पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम और लीनियर वेलोसिटी, हर एक पार्टिकल्स का, जो कि पार्टिकल्स यहाँ पे सोच लो कि दो पार्टिकल्स हैं इन्वॉल्व हुए हैं, तो उनका क्या होगा? हम्म क्या होगा? हम्म बताओ बताओ। ये दोनों अनचेंज्ड रहेंगे, अनचेंज्ड रहेंगे इन दिस डायरेक्शन, अलोंग दिस डायरेक्शन। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे कंडीशन पुट करनी पड़ेगी कि इनका जो मास है वो कांस्टेंट रहे। इफ मास इज कांस्टेंट, इफ योर मास इज कांस्टेंट, तो ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। देखो हम कॉलिजन को बेसिक से ले जा रहे हैं, आज की क्लास के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम दो फ्रेम में कॉलिजन को पढ़ेंगे। तो लैब फ्रेम एंड योर सेंटर ऑफ मास फ्रेम, क्योंकि जैम वगैरह में क्या है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आता है, जबकि आपके जो स्मॉल एग्जाम्स होते हैं उसमें इस आपके सिंपल जो डिफाइंड है उसमें आता है, ठीक है, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ओके, तो इतना क्लियर हो गया। अब मास अगर अनचेंज रहा, मास अगर कांस्टेंट रहा, तो इस डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी या लीनियर मोमेंटम दोनों अनचेंज रहेंगे। अब मेरा इम्पल्स क्या हुआ? तो सीटी के जो डायरेक्शन है इसमें तो इतनी सारी चीजें हो गई, लेकिन अब मुझे बताओ इन सबका जो इफेक्ट क्या पड़ा? इन सबका जो इफेक्ट है, हमने सी एन की भी बात कर ली, हमने सी टी की डायरेक्शन की बात कर ली, दोनों डायरेक्शन है, लेकिन इसका इफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट? तो इफेक्ट ये हुआ कि जो नेट इम्पल्स है, नेट इम्पल्स, ये चीज हमारी कंजर्व्ड हो गई, मतलब कि on both the particles, net impulse on both the particles is zero during the collision. ये लाइन आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए,
क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ? हेंस द नेट मोमेंटम ऑफ बोथ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा? मोमेंटम ऑफ बोथ द पार्टिकल्स, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कंजर्व, कंजर्व्ड हो जाएगा। जब कंजर्व्ड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो ऑब्लिक वाले में भी मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ जो है वो हमारा काम कर, याद रहे। ठीक है, ये बहुत बड़ा टूल है। चाहे आप ये जो आपका पूरा का न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें, ये वाला लॉ। ठीक है, तो व्हेन यू गो हायर यू विल सी मोर एंड मोर अबाउट दिस, डोंट वरी, जस्ट मेक सम इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि जो मोमेंटम जो कंजर्वेशन है ये आपका बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन कंजर्व्ड ही रहेगा, कंजर्व्ड ही रहेगा। क्लियर है? क्या रहेगा? कंजर्व्ड ही रहेगा। आगे बढ़े, चलो। अब जब ये कंजर्व रह रहा है इसका मतलब क्या है कि हम ई जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन था, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन था, इसको हम किस सीएन की डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये तो रेशियो है एक अप्रोच का और एक सेपरेशन का, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। चलो, नाउ सी व्हाट आई कैन डू। अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करूं, क्या इसकी बात कर रहे हो? कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, तो रिलेटिव वेलोसिटी या स्पीड बोल दो, अभी तो फिलहाल हम लोग स्पीड की डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, एक होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, एक होता है स्केलर क्वांटिटी। सो इफ आई एम डूइंग लाइक दिस वे, तो हम क्या कहेंगे कि जो ऑफ सेपरेशन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एक अप्रोच के, क्योंकि ये तो रेशियो होता है ई, तो ई टाइम्स क्या हो जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इतना क्लियर है, राइट? ये फॉर्मूला हम लोग बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मैं ये बोलूं कि जो वेलोसिटीज है कोलाइडिंग मास का वो लीनियर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या है कि वो एक ऑब्लिक कॉलिजन को दे रहा है। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली बात है। क्या बात है नोट करने वाली? कि अगर अगर if the velocities of the colliding particles, velocities of your colliding particles, colliding particles are not linear, are not linear, linear नहीं है, इसका मतलब ही क्या कंक्लूजन है? वो ऑब्लिक कोलिजन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वहां पर कैसा कॉलिजन हो रहा है? ऑब्लिक कॉलिजन हो रहा है, लीनियर वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा कि आप ये वाला जो लॉ है क्या कहते हैं आपका, कंजर्वेशन ऑफ मास, आप अप्लाई कर सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे? अप्लाइंग लॉ ऑफ नॉट मास, सॉरी, मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे अप्लाई कर दे रहे हैं। तो हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर हमें दो एक्सेस मिलेंगे, देखो डायग्राम के तौर पे अगर हम देखें, देखो यहाँ पर एक तुम्हारा है, इसका सेंटर से मान लो ये है, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक जा रहा है u1, लेकिन ये एंगल बना रहा है अल्फा। ये मैं इनिशियल कंडीशन की बात कर रही हूँ। दूसरा हमारा ऐसा है, ठीक है, और ये ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है u2, u2। मान लो ये जो एंगल बनाया है ये बीटा है, ये सब क्या है? बिफोर कॉलिजन है। पार्टिकल्स हमारे कितने हैं? पार्टिकल्स हमारे दो हैं जो कि कोलाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास देखो एंगल बना रहा है, इसलिए हमारे पास दो एक्सिस भी रहेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की अलग अलग इक्वेशन बनेंगी। कंजर्वेशन किसको? मोमेंटम को कंजर्व कराना है। तो आगे बढ़ते हैं, दो इक्वेशंस लिखूं तो अलोंग एक्स एक्सिस अगर लिखे, अलोंग एक्स एक्सिस, क्लियर है? एक्स एक्सिस अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा बताओ? क्योंकि यहाँ पर
कॉस थीटा और एक कॉस है, ये डायरेक्शन जा रही है तो हम लोग डिवाइड करेंगे, तो क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो m1 u1 cos अल्फा प्लस m2 u2 cos बीटा, ठीक है। आफ्टर कॉलिजन क्या हो जाएगा, मान लो कि हमने इस अल्फा और बीटा आफ्टर कॉलिजन ये क्या कर रहा है, थीटा 1 थीटा 2, ठीक है, थीटा 1 और थीटा 2, और इसके पास हो जाएगा v1 और इसके पास हो जाएगा v2। ये आफ्टर कॉलिजन की बात है, ये आफ्टर कॉलिजन की बात है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, m1। तो हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करेंगे। तो फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ क्या, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो एक्सिस है, तो एक पहले हम एक्स एक्सिस करते हैं, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा बताओ, देखो हमारे पास फाइनल और इनिशियल दोनों है। फाइनल पॉइंट क्या होगा, मान लो v1 है उसके पास और एंगल थीटा 1 है, v2 है दूसरे के पास और मान लो एंगल थीटा 2 है, राइट। सो एक्स एक्सिस के अलोंग कॉस लेंगे हम लोग, तो m1 u1 cos अल्फा प्लस m2 u2 cos बीटा, ठीक है। तो ये इक्वल होगा m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2, राइट। ये हो गया। अब अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम हम कर सकते हैं। तो m1 u1 sin अल्फा प्लस m2 u2 sin बीटा, ठीक है। बिफोर और आफ्टर के लिए क्या हो जाएगा, m1 v1 sin थीटा 1 प्लस m2 v2 sin थीटा 2, राइट। ये बिफोर और आफ्टर का हो जाएगा, इम्पैक्ट के पहले क्या हुआ है और इम्पैक्ट के बाद क्या हुआ है, क्लियर है। तो अब ऑब्लिक इम्पैक्ट अगर हम कर रहे हैं तो बाद में क्या हुआ, हमारे पास देखो दो डायरेक्शन है, एक टेंजेंट की डायरेक्शन है, एक नॉर्मल की डायरेक्शन है। तो हमने क्या किया है, सारे जो चेंजेस होंगे वो नॉर्मल की डायरेक्शन में चेंजेस होंगे, ठीक है। सो व्हाट आई विल से कि अगर मान लो मेरे पास कैसा कॉलिजन है, फॉर ऑब्लिक कॉलिजन, ऑब्लिक कॉलिजन, तो क्या हो जाएगा, ऑब्लिक कॉलिजन के लिए मान लो कुछ इस तरीके का, क्लियर है। तो हमारे पास सिचुएशन बिफोर है और आफ्टर की है, ठीक है, बिफोर की है आफ्टर की है। क्योंकि ये ऑब्लिक कॉलिजन देगा तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना, कोलाइड होके। ये मैंने बोल दिया है कि ये जो है ये आफ्टर है, आफ्टर इम्पैक्ट, और ये वाला जो है बिफोर इम्पैक्ट, बिफोर इम्पैक्ट, राइट। आफ्टर इम्पैक्ट और बिफोर इम्पैक्ट। तो इसके पास एंगल्स क्या थे, अल्फा था, इसमें बीटा था, इसमें थीटा 1 था और इसमें थीटा 2 था, राइट। So it will be u1, it will be u2, it will be v1 and it will be v2, क्लियर है। तो हम डायरेक्शन कौन सी ले रहे हैं, कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन, इतना क्लियर है ना। तो अगर दो बॉडीज अगर हमारी ऑब्लिकली कोलाइड की और हमने उसके जो रिलेटिव वेलोसिटीज है उसको रिजॉल्व किया, ठीक है, याद रखना जो हम लोग रिजॉल्व करते हैं ना वो कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में ही रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आफ्टर इम्पैक्ट में क्या हो जाएगा, उनका जो रेशियो है, क्यों, क्योंकि हमने रेशियो को ही ई कहा है, ठीक है। तो रिजॉल्विंग, यहाँ पे लिख दो, रिजॉल्विंग अलोंग सी एन डायरेक्शन, रिजॉल्विंग अलोंग सी एन डायरेक्शन, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर बॉडीज आपकी ऑब्लिकली कर रही है तो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटीज देख रहे हैं, ठीक है। तो जो इसका जो कांस्टेंट रेशियो है, रेशियो, रेशियो क्या लेंगे, ई लेंगे, ई क्या लेंगे, रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ इम्पैक्ट हो जाएगा, रेशियो ऑफ योर रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है।
रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ इम्पैक्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बताओ। बताओ, आफ्टर और बिफोर क्या हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। आफ्टर एंड बिफोर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन। यही मुझे तुम्हें बताना, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक, बिफोर कॉलिजन यहाँ पे लिख दो, एंड ऑपोजिट डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, उनकी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हम ई कैसे लिख सकते हैं बताओ, अब ई कैसे लिख सकते हैं, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा एक, क्योंकि ये माइनस के साथ आएगा, ऑब्वियस बात है, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा v1 cos थीटा, क्योंकि पहले वाला क्या होता है, फॉर्मेशन या डिफॉर्मेशन, ये मुझे बताओ। ठीक है, ठीक है, क्लियर है इतना, तो इसको ओपन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, v1 सॉल्विंग दिस, सॉल्विंग दिस क्या हो जाएगा, v1 cos थीटा माइनस v2 cos थीटा 2, वन और थीटा 2 लिख देते हैं, इज इक्वल टू माइनस ई u1 cos अल्फा माइनस u2 cos बीटा। राइट, इतना क्लियर है ना। तो इसके बाद क्या होगा बताओ, इसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये तुम्हारा जो है ये एक रेस्टिट्यूशन का कोफिशिएंट है, कैसे खोलते हैं, अब इसमें अलग अलग वेलोसिटीज लो, एक पूरा इक्वेशन बन गया है ये, अलग वेलोसिटीज पुट करो, अलग चीजें पुट करो, इट्स ऑन यू ओनली। राइट, अच्छा इसके मैंने क्वेश्चंस शायद डाल के रखे हैं, आप देखना खोजना, नहीं मिलेगा हम लोग फिर से करेंगे, वैसे आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आई हैव प्लान्ड, राइट, डोंट वरी। हाँ, सारे सारे सारी चीजें डील करेंगे, एंड वन डे जो है मैं आप लोग का इसी हफ्ते लास्ट में या नेक्स्ट वीक के शुरू में हम पर्सनली आप लोग से मिलेंगे हमारे इंस्टीट्यूट में। राइट, तो तब आपको ये 6 बजे की या 5:30 बजे की क्लास नहीं करनी पड़ेगी फॉर दिस पेपर। राइट, आगे बढ़ ना, सी मैं क्या कह रही हूँ कि हमें एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है एक इन इलास्टिक कॉलिजन के लिए। ठीक है, तो अगर मैं एक कॉमन, आप जानते हो कि कॉमन टेंजेंट और कॉमन नॉर्मल, राइट, कॉमन टेंजेंट, ठीक है, एंड दिस, तो तो अगर इन इलास्टिक कॉलिजन है, सोचो कि इन इलास्टिक कॉलिजन है, ठीक है, उस इन इलास्टिक कॉलिजन के लिए हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एक बच्चे ने मुझे पूछा है, सो आई एम जस्ट सेइंग यू, राइट। ठीक है, अब देखो, हमने आपको डिफाइन किया है कि कॉमन टेंजेंट और कॉमन नॉर्मल क्या होता है। ठीक है, कॉमन नॉर्मल, अगर सोच लो कि ये दो कोलाइडिंग बॉडीज हैं, ठीक है, दो कोलाइडिंग बॉडीज हैं, तो अब एक तो हो गया ये, और एक हो गया ये, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन टेंजेंट, और ये क्या हो जाएगा, कॉमन नॉर्मल। राइट, तो ये एंगल क्या हो जाएगी, 90 डिग्री की हो जाएगी। राइट, सो नाउ अब ई, एक बात होती है कि ई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। राइट, तो अब ये कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट की बात है, तो अगर हम कॉमन नॉर्मल की बात करें तो हम क्या देखेंगे कि v1 जो होगा वो ई यू वन होगा, राइट, और v2 जो हो v जो पैरेलल होगा वो क्या होगा, u के पैरेलल होगा, कहाँ पर, कॉमन टेंजेंट पर। ठीक है, v जो होगा वो पैरेलल होगा u के पैरेलल पर, कहाँ पर, कॉमन टेंजेंट के ऊपर। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये पार्ट u1 है, तो हम ये लिख सकते हैं इस डायग्राम से कि v cos r इज इक्वल टू ई यू cos i। ठीक है,
कॉस आर कॉस आई। अब ये मैं कहाँ पे कॉस आई और कॉस आई, देखो आप जानते हो कि अगर ये मैं सरफेस ले लूँ, ये डायग्राम में पहले दिखा चुकी हूँ इसलिए मैं पहले नहीं शो ड्रॉ की थी। यहाँ पर ऐसा होगा ना सिचुएशन, ठीक है, तो ये वाली कौन सी होगी, ये कॉमन टेंजेंट होगी, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन होगी। तो ये आई और इधर से टकरा के गई, आई और टकरा के चली गई। सो हम इस हिसाब से हम इसको लिखे हैं। तो हम ये क्या लिख सकते हैं कि v sin r इज इक्वल टू u sin i, राइट। और क्या लिख सकते हैं, अब दोनों को तरफ स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। अब क्या मिलेगा हमें बताओ, तो v मिल जाएगा इससे, तो क्या हो जाएगा u टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर i प्लस e स्क्वायर कॉस स्क्वायर i, ठीक है, मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। सो आई कैन डिवाइड, फिर इसको करें तो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग जस्ट इसको, ठीक है। तो tan r इज इक्वल टू tan i बाई योर e, मतलब इक्वेशन को साइन स्क्वायर आर प्लस साइन स्क्वायर आई दोनों तरफ सॉल्व करेंगे, मिलता है, राइट। तो हम देख सकते हैं इससे कि r जो है वो ज्यादा है i के, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा। ये तो इधर से आएगा लेकिन ये इधर से आएगा। और ये तुम्हारा कौन सी हो जाएगी, v हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी, u हो जाएगी। ये आ रही है और ये जा रही है, ठीक है। तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, कॉमन नॉर्मल का, और ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा कॉमन टेंजेंट। क्लियर है ना, ये क्वेश्चन क्लियर है। एक बार फिर से घर पे जाना, हम लोग का जो मटेरियल है उसको देखना, प्लस अगर आपके पास खुद का कुछ है वो भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन वीडियोस होते हैं, सबके हर इंस्टीट्यूट का डालता है, वो देखना, लेकिन हाँ थोड़ा स्टैंडर्ड वाले देखना, ठीक है। सबके स्टैंडर्ड वाला देखना, जरूरी नहीं है बेटा कि सबके व्यूज ज्यादा हो जाए। देखो मैंने पहले भी क्लास में कहा था, अभी भी कहती हूँ, दीज ऑल आर परचेजिंग, राइट। सब कुछ खरीदा जा सकता है, सब कुछ बेचा जा सकता है। लेकिन जब आप कुछ ट्राई करते हो ना तो आपको पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो साइंस स्टूडेंट्स आर वेरी शार्प इन दिस कैटेगरी, राइट। तो आप देखना, करोगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोलिजन इज रियली वेरी इजी, तो उसमें एक पैटर्न होता है, पैटर्न से आगे वो जाता ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नाउ सी, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टू इक्वल स्फीयर्स ऑफ मास m एंड इन कांटेक्ट विद अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। चलो भाई, a third identical sphere impinges symmetrically on them and reduce to rest. Prove that E is equal to 2 by 3 and find the loss in kinetic energy. अब मुझे बताओ, एक बॉल आया, ठीक है, सिमेट्रिकली दोनों में आया, तो कांटेक्ट में है किसके, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के, ठीक है। अब ये महाराज आए, दोनों के पास सिमेट्रिकली टड़ाक करके टकराया, ए बी और सी, कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ, क्योंकि ये टकराया तो ये ऐसी सिचुएशन, एक इधर चतराया एक उधर, ठीक है, और ये आए यहाँ से यू के साथ। क्लियर है ना, इस डायग्राम में ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई थिंक मैंने ये डायग्राम पहले भी तुम लोग को बता रखा है, सो दैट इट इज फैमिलियर, पर पता नहीं तुम लोगों ने देखा है कि नहीं। अब अगर मैंने ये बोल दिया कि यहाँ पर लिखना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ए जो है वेलोसिटी है, जो कि u है, कब है, बिफोर इम्पैक्ट है, बिफोर इम्पैक्ट। क्लियर, तो सारे स्फेयर्स क्या है, आइडेंटिकल हैं, तो मास सेम है दोनों तीनों का। अब एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, ट्रायंगल बन रहा है ए, ट्रायंगल बन रहा है ए बी और सी, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में जब हम तीनों, ट्रायंगल कैसे बन रहा है, तीनों के सेंटर्स को ज्वाइन करके, तो ये कैसा ट्रायंगल बना, ये जो ट्रायंगल बना वो एक आपका सिमेट्रिक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, एंगल ए बी सी जो बना,
सेंटर्स ज्वाइन करके वो क्या बना, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। क्लियर है? अब जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना तो BC क्या होगा, डायरेक्शन मूव करेगा। तो बताओ मुझे कौन कौन से डायरेक्शन में होगा, सिमेट्रिकली मूव कर रहा है। तो B और C जो मूव करेगा, एक AB के डायरेक्शन में मूव करेगा और एक AC के डायरेक्शन में मूव करेगा। कब मूव करेगा, इम्पैक्ट के बाद मूव करेगा, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। तो कितने एंगल से मूव करेगा, 30 डिग्री के एंगल से। तो एंगल क्या हो जाएगी, यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, क्यों, B एंड C मूविंग आफ्टर इम्पैक्ट, किस डायरेक्शन में मूव करेगी भाई, AB एंड AC डायरेक्शन। इतना क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है ना, और कुछ बताना है? ठीक है, अब सोच लो कि V जो है वो फाइनल वेलोसिटी, V जो है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी। कैसी फाइनल वेलोसिटी है, इम्पैक्ट के बाद, आफ्टर इम्पैक्ट। क्लियर? आफ्टर इम्पैक्ट तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो हम लोग हर जगह लगा सकते हैं, लगा दो भाई। applying conservation of momentum, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये mu इज इक्वल टू mv cos 30 डिग्री प्लस mv cos 30 डिग्री, दोनों का ही होगा ना, दोनों का हो जाएगा। तो दिस इम्प्लॉयज दैट क्या हो जाएगा बताओ, cos 30 क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा ना। सो व्हाट आई विल गेट, कि जो हमारा u हो गया, तो सबके साथ कट जाएगा और यहाँ पे 30 का वैल्यू बैठा दोगे, तो ये हो जाएगा v√3, राइट। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। हमें क्या निकालना है, हमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ये हमारा मोटो है, और E इज इक्वल टू 2/3 प्रूफ करना है। तो अब देखो, हम न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट से प्रूफ कर सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटीज को जब लेंगे, ठीक है, और हम लोग उसके कंपोनेंट्स को, अगर नॉर्मल और ये सारे कंपोनेंट्स को लेंगे सारे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर हम कॉलिजन, ऑब्लिक कॉलिजन है प्लस न्यूटन्स लॉ है, इन दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ले रहे हैं कंपोनेंट, ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट ले रहे हैं along AB, ठीक है। सो हम क्या देख सकते हैं, VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस E टाइम्स ऑफ UB माइनस UA। क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकती हूँ, एक बार देखो डायग्राम को भाई, देखो डायग्राम कहाँ गया, डायग्राम हमारा, हाँ, नहीं ले सकते हैं ना, ऑब्वियस सी बात है। तो व्हेन आई कैन टेक दिस थिंग, तो हमें क्या लिख सकती हूँ, कि इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, तो V माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस E, एक तो 0 हो जाएगा और एक क्या रह जाएगा, U cos 30 डिग्री हो जाएगी ना। तो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू E U cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 था एंड इक्वेशन 2 था, वो कंबाइन कर रहे हैं सर, कंबाइनिंग, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा बताओ, देखो V इज इक्वल टू EU और एक U इज इक्वल टू V√3, इसमें V√3 पुट कर दो, तो तुम्हारा इधर का V आ जाएगा और इधर का √3/2 आ जाएगा, तो सारे कैंसिल हो जाएंगे। देखो E इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे बबुआ, V√3 पुट करेंगे और √3/2 पुट करेंगे, तो V इज इक्वल टू EV2, तो E इज इक्वल टू, ठीक है, ये देखो √3 है ना ऊपर, तो आई विल से दैट, क्या काट रही हूँ मैं, सॉरी, ये 3 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू 2/3 आ, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब हम लोग लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर देखें, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर देखें तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 mu स्क्वायर पहले का माइनस ट्वाइस ऑफ 1/2 mv स्क्वायर फाइनल का, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/2 mu स्क्वायर माइनस mu/√3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/6 m। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में। चलो आगे बढ़ सी, मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगी, छोटा सा है, उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, उसी पैटर्न से क्वेश्चन भी आता है। मैम बोलेंगे मैम ये हर में बोलते हो, जो जो होगा वो वैसा ही मैं बोलूंगी। मैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स जब पढ़ाती हूँ तब भी आपको बोलती हूँ कि मैक्सवेल इक्वेशन जान जाओ, उसे प्ले करना जान जाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हर चीज का एक फंडा होता है, वो आपको दिमाग में रखना है, और वो कैसे दिमाग में रखेगा, जब आप लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करोगे। इसलिए मैं हमेशा आई से फ्रॉम लास्ट 4 years दैट कंसेप्ट सब जानते हैं, मीन्स कैसे उस कंसेप्ट को अप्लाई करें, बिकॉज थ्योरी बैकग्राउंड की मैक्सिमम लोग जानते ही हैं बेटा। सो सम ऑफ द स्टूडेंट्स जब वो आते हैं हमारे पास एडमिशन लेने के लिए, तो आई जस्ट से देम हैव यू डन द प्रैक्टिस, या वो उनके पेरेंट्स मैम पढ़ता है बट नहीं होता है, ऐसे तो दे प्रैक्टिस, वो उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है। सो मेनी स्टूडेंट्स जस्ट एनरोल अस फॉर ओनली द क्वेश्चन सेशंस, राइट। क्वेश्चन सेशंस जो होता है पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम लोग 2 महीना जो रखते हैं, उसी में वो आते हैं सिर्फ क्वेश्चन सेशंस को लेने के लिए। सो आई ऑलवेज से कि इनिशियल टाइम से ही क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। सो द नेम टुडे वी विल लर्न समथिंग न्यू अबाउट द वेरिएबल मास सिस्टम। देखो इसको वेरिएबल मास सिस्टम के बाद ही मैं आपको रॉकेट के बारे में बताऊंगी, एंड इसका मुझे याद है जस्ट में तो आया ही है, ये जेई एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो कीप इन माइंड अबाउट द पैटर्न, ठीक है। मान लो कि हमारे पास किसी एक टाइम पर ऐसा कोई सिस्टम है जिसका मास m है, और वो ट्रेवल कर रहा है वेलोसिटी v से, ठीक है। मान लो कि हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, जो कि मास m का है और एक वेलोसिटी v से ट्रेवल कर रहा है, राइट। अच्छा, टाइम t पर, याद रहे टाइम t पर, ठीक है, हम ये सारी एट टाइम t, क्लियर। एक स्मॉल टाइम dt के बाद, ठीक है, उसका मास जो होता है वो m प्लस dm हो गया, और उसकी वेलोसिटी जो होगी v प्लस dv होगी। मतलब कुछ टाइम के बाद मान लो कि यहाँ पे कोई मास स्मॉल md बैठा हुआ है, जो इनिशियली किसी वेलोसिटी u पे जा रहा है। ये सारा चीज जो है हम लोगों ने क्या लिया है कि एक बंद कमरे के भीतर लिया, राइट। मान लो इनिशियल पॉइंट पर ये ऐसा था, ये कोई फोर्स एक्सटर्नल है अभी तो ये जाएगा, ऐसी कंडीशन थी, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट पे मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एक स्मॉल टाइम dt आफ्टर स्मॉल, बाद में इस dt में इसने दो चीजें की। दो चीजें क्या क्या की, उसका जो मास हो गया, जो मास पहले m था वो m प्लस dm हो गया, उसकी जो वेलोसिटी पहले v थी वो क्या हो गई v प्लस dv हो, क्लियर है। तो अब मेरा जो होल सिस्टम है वो कैसा बन गया, ऐसा गोला जिसमें m प्लस dm रहा, और जिसकी वेलोसिटी क्या हो गई चलने की, v प्लस dv हो गई, राइट। और ये कहाँ पे हुआ, एट टाइम पास्ट किया जब dt। इतना क्लियर है सब, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब जब स्मॉल मास जो पहले से हमारे पास u से ट्रेवल करता हुआ आ रहा था वो हमारे सिस्टम में तो ऐड हो गया ना, ठीक है। और जो f एक्सटर्नल क्या है, f एक्सटर्नल क्या है, ऑब्वियस ही बात है ये एक फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है जो उस पर ऐड हुआ। तो मेरा सिस्टम अभी क्या बन गया, मेरा सिस्टम ये बन गया, ये क्या है, मेरा सिस्टम है। इतना क्लियर है सब हम, ठीक है। अब हम देखो सबसे पहले क्लास में जब से मैंने जिस दिन मैंने कोलिजन स्टार्ट किया था, मैंने आपको बोला था
कि जो इम्पल्स होता है वो एक्चुअली क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। और ये हम लोगों ने देखा भी था, प्रूव भी किया था, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम प्लीज रिवाइज करो, और यूट्यूब फ्रेंड्स प्लीज आप एक बार इनिशियल क्लास को देखते हुए आओ तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। क्लियर है, मैंने ये पूरी प्ले लिस्ट बना के रखी है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल जो है, अगर उसको मैंने dt से मल्टीप्लाई किया तो क्या मैं ऐसे नहीं कर सकती कि m प्लस dm और v प्लस dv, ठीक है, लिख सकते हैं ना, फाइनल वाला और माइनस इनिशियल वाला। क्योंकि ये वाली जो छोटी सी है ये ऑलरेडी कहां से आ रही है, u वेलोसिटी से पहले से आ रही है। तो मैं इसको खोल दूं, अगर खोल देती हूँ तो m dv प्लस v dm प्लस dm dv माइनस u dm हो सकता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं है। किसी को है क्या दिक्कत, तो बता दो भाई, अभी सारी दिक्कत क्लियर करेंगे। लेकिन इस एक्सप्रेशन में मैं कंडीशन अप्लाई करूंगी। क्या कंडीशन है कि ये दोनों क्वांटिटीज बहुत ही स्मॉल है, तो क्या मैं इसको बाहर निकाल दूं, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबली स्मॉल क्वांटिटी निकाल दूं बाहर ना। तो जब मैं इसको बाहर निकाल दूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, एफ एक्सटर्नल जो कि dt के साथ था, ये बन जाएगा m dv माइनस u माइनस v dm, बन जाएगा ना, कॉमन लेके निकाल दिया। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ बेटा, बताओ। ये f एक्सटर्नल dt को मैं इधर लेके आऊंगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव हो जाएगा, v रिलेटिव लिख दूं और dm इजिकल टू m dv। क्या ऐसा नहीं हो सकता? अच्छा, ये रिलेटिव है, मैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी v रिलेटिव है, ठीक है, ओके। ये कैसी क्वांटिटी है, ये कैसी है बताओ। हम्म, ये एक्चुअली dm की रिलेटिव वेलोसिटी है। कब, किसके रेस्पेक्ट में, जो हमारा सिस्टम इनिशियल स्टेज पे था उसके रेस्पेक्ट, ठीक है। सो आई विल से दैट ये क्या है, थोड़ा सा लिखते हैं, बाद में आपको दिक्कत। हम कह रहे हैं कि v रिलेटिव जो है ये एक क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी है किसकी, dm की, विथ रिस्पेक्ट टू किसके, इनिशियल मास ऑफ द सिस्टम, इनिशियल मास ऑफ द सिस्टम। आई थिंक इज इट क्लियर, ठीक है, इट इज क्लियर फॉर ऑल। अब हम क्या करेंगे बताओ, अब मैं, तो ये चीज क्लियर हो गई आपको, राइट। क्या लिखा मैंने बेटा, ये लिखा है कि इसको ऊपर वाला जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन है, क्या मैं एफ dt से सबको डिवाइड कर दूंगा, कर दिया डिवाइड, तो ये इक्वेशन बन गया मेरा, ठीक है। अब ये एक फोर्स की क्वांटिटी है, ये भी एक फोर्स की क्वांटिटी है, ये भी एक फोर्स की क्वांटिटी है, तो फिर तीनों फोर्स की क्वांटिटी हो जाएगी। तो इसमें जो ये वाला पार्ट है इसको मैंने क्या डिफाइन किया है, इस चीज को मैंने डिफाइन किया है एक थ्रस्ट के रूप में, ठीक है। और ये थ्रस्ट कब होगा, ये थ्रस्ट होगा अप्लाइड बाय द स्मॉल मास, मास कौन सा मास है, dm मास है। कब अप्लाई किया गया, एडेड टू द सिस्टम, जब वो सिस्टम से आके चपक गया तब जाके उसने ये थर्स्ट उस पर अप्लाई। क्लियर हो गया ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे और थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे, टोटल इनिशियल से लेके थोड़े से ऑब्लिक के क्वेश्चंस करेंगे। एंड देखो मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी डाल रखे हैं शॉर्ट्स के फॉर्म में चैनल में, आप उसको जाओ देखो। और देन हम लोग को रॉकेट प्रोपल्शन करना है, क्योंकि ये मास सिस्टम मैंने पढ़ाया है, इसी के हेल्प से आप रॉकेट वाला कर पाओगे। तो रॉकेट पढ़ाने से पहले मुझे ये पढ़ाना जरूरी था। आई थिंक मैं आज खत्म कर दूंगी, मैंने सोचा था बट आज खत्म नहीं हुआ। आपकी 2 घंटे की क्लास भी हो गई, खत्म भी नहीं हुआ। ओके, डोंट वरी, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको, ओके, चल आगे बढ़ते।